मंगल ग्रह पर 2 साल के कठिन और अनिश्चित मिशन के लिए एक विशाल रॉकेट तैयार खड़ा था, जो मानो इस नीली पृथ्वी को पीछे छोड़ किसी दूर अनजान दुनिया की ओर निकल पड़ने का इंतजार कर रहा था। इस रॉकेट में 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्री सवार थे। मिशन कमांडर मरीना, जो अपने आखिरी अभियान पर थीं, बायोलॉजिस्ट डेविड, जो रिसर्च टीम की रीढ़ थे, और मेडिकल ऑफिसर जोई, जो पूरे मिशन की सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली थी। तीनों अपनी सीटों पर लेटे हुए थे। दिल तेजी से धड़क रहा था और अगले ही पल उलटी गिनती की अंतिम धुन के साथ रॉकेट गूंजते हुए आकाश की ओर उठ चला। अंदर बैठे तीनों को जबरदस्त झटके महसूस हो रहे थे। हर कंपन उन्हें याद दिला रही थी कि वे अब धरती की गोद छोड़ते हुए अंतरिक्ष की कड़ी हकीकत में कदम रख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से 70 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका था। तभी कमांडर मरीना को एहसास हुआ कि मुख्य इंजन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। वह तुरंत दोनों को हेलमेट का शीशा नीचे करने का आदेश देती है और मिशन को एबोर्ट करने के लिए खुद को तैयार कर लेती है, लेकिन उनके भीतर घबराहट साफ झलक रही थी। अब सब कुछ ग्राउंड स्टेशन के अंतिम आदेश पर निर्भर था। तीनों की सांसें अटकी थी। तभी ग्राउंड स्टेशन से संदेश आता है कि इंजन अब स्थिर है, मिशन एबोर्ट करने की जरूरत नहीं है और उड़ान जारी रखी जा सकती है। इस आदेश ने तीनों के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी और वे पूरी गति से पृथ्वी के वातावरण को पीछे छोड़ते हुए ऊपर उठते जाते हैं। कुछ देर बाद वे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचते हैं, जहां कैप्सूल की खिड़की से उन्हें अपनी जन्मभूमि का अद्भुत और शांत नीला रूप दिखाई देता है, जिसे देखकर तीनों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है। अब उन्हें अपने कैप्सूल को उस विशाल अंतरिक्ष यान से जोड़ना था, जो पहले से पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था और जो अगले 6 महीनों तक उनका घर बनने वाला था। यह वही यान था जिसकी मदद से वे अनंत अंतरिक्ष को पार करते हुए मंगल ग्रह की यात्रा पूरी करने वाले थे। धीरे धीरे उनका कैप्सूल यान के करीब पहुंचता है और एक हल्की सी धातु सी आवाज के साथ उससे जुड़ जाता है। इसके साथ ही तीनों एक नए अध्याय में कदम रख देते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मिशन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कैप्सूल से बाहर निकलकर वे विशाल यान में प्रवेश करते हैं और तुरंत सभी उपकरणों को सेटअप करने में जुट जाते हैं। जोई खिड़की का बड़ा शटर खोलती है और एक बार फिर पृथ्वी का खूबसूरत दृश्य सामने फैल जाता है, मानो पूरा ब्रह्मांड चुपचाप उन्हें देख रहा हो। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। हंसी मजाक के बीच डेविड चिढ़ाते हुए कहता है कि अब उन्हें आने वाले 2 साल एक दूसरे को झेलना पड़ेगा। नाश्ता खत्म होने पर वे ग्राउंड स्टेशन से संपर्क करते हैं और मिशन की स्थिति बताते हैं। बातचीत के दौरान साफ पता चलता है कि यह मिशन कमांडर मरीना का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वे रिटायर होने वाली है। ग्राउंड स्टेशन उनसे उनके बारे में अलग अलग सवाल पूछता है और वहीं उनका यान हर पल पृथ्वी से और ज्यादा दूर होता जाता है। अंतरिक्ष की खामोशी उनके चारों ओर घनी होने लगती है। कुछ देर बाद मरीना सिस्टम चेक कर रही होती है। तभी उनकी नजर फर्श पर पड़ी। खून की कुछ बूंदों पर जाती है, जिससे उनका दिल एक झटके में रुक सा जाता है। वे ऊपर देखती हैं, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मुख्य यूनिट लगा होता है। जैसे ही वे पैनल खोलती हैं, अंदर से एक बेहोश आदमी नीचे गिरता है। इस दृश्य ने उनकी सांसें रोक दी। आवाज सुनकर डेविड और जोई दौड़ते हुए आते हैं और तीनों उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई आदमी इस यान में आखिर आया कैसे। डेविड और जोई जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर उसका इलाज शुरू करते हैं। वो बुरी तरह घायल था। उधर मरीना देखती है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम के नुकसान होने की वजह से काफी ऑक्सीजन लीक हो चुकी है। वह तुरंत ग्राउंड स्टेशन को सारी जानकारी देती है। कुछ देर बाद मरीना बताती है कि उस आदमी का नाम माइकल है और वह लॉन्च सपोर्ट टीम का सदस्य है, लेकिन यह अब तक रहस्य बना हुआ था कि वह इस यान में कैसे फंस गया, जबकि उसे तो इस समय पृथ्वी पर होना चाहिए था। डेविड हैरानी से पूछता है कि इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है। माइकल को गिरने से बचाते समय मरीना का हाथ टूट जाता है, जो तुरंत उसे प्लास्टर लगाती है और बताती है कि इसे ठीक होने में पूरे 6 हफ्ते लगेंगे। और इसी क्षण तीनों को एहसास होने लगता है कि उनका मिशन अब उतना सरल नहीं रहने वाला जितना वे सोच कर आए थे। तभी सिस्टम पर एक तेज चेतावनी गूंज उठती है, जिसमें बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 2% बढ़ चुकी है। और यह सुनते ही सबके भीतर एक अनजानी घबराहट फैल जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह तो बस आने वाली मुसीबतों की शुरुआत भर थी। आने वाले दिनों में जो कुछ उनके साथ होने वाला था, उसकी कल्पना तक उन्होंने कभी नहीं की थी। कुछ देर बाद माइकल को धीरे धीरे होश आने लगता है और वह लड़खड़ाते कदमों से यान के अंदर इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर उस विशाल खिड़की से बाहर पड़े अनंत अंतरिक्ष पर जाती है, जहां दूर पीछे पृथ्वी हल्की सी चमकती दिखाई दे रही थी।
यह दृश्य उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है, जैसे उसे अचानक एहसास हुआ हो कि वह अब सचमुच पृथ्वी से बहुत दूर किसी ऐसे सफर पर निकल चुका है जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं। तभी जोई पीछे से दौड़ती हुई आकर उसे संभाल लेती है। माइकल घबराई आवाज में बार बार पूछता है, क्या लॉन्च हो गया है? क्या हम सच में स्पेस में हैं? कमांडर मरीना शांत आवाज में उससे पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? माइकल उलझन में बताता है कि वह बस अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके आगे की बात उसे याद नहीं। कमांडर बताती हैं कि वह पूरे 12 घंटों से बेहोश पड़ा था। ये सुनकर माइकल का चेहरा उड़ जाता है और वह बेचैन होकर कहता है कि उसे तुरंत अपनी छोटी बहन के पास वापस जाना होगा। वह घर पर अकेली है और वह उसे छोड़कर 2 साल तक पृथ्वी से दूर नहीं रह सकता। लेकिन कमांडर की आवाज में सख्त हकीकत छिपी होती है जब वह कहती है कि अब लौटना नामुमकिन है। यान 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल की ओर बढ़ रहा है और इस कक्षा से वापस मुड़ना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। जोई उसे लगातार शांत कराने की कोशिश करती है और काफी देर तक उसे समझाने के बाद कमांडर बताती है कि ग्राउंड स्टेशन ने उसकी बहन से संपर्क कर लिया है और वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी देखभाल और खर्च का जिम्मा अब नासा उठाएगा। यह सुनकर माइकल की सांसें थोड़ी सहज होती हैं और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद सी चमकती है। इसी दौरान तीनों की माइकल से दोस्ती बनने लगती है। अगले दिन जोई माइकल को यान के सारे नियम और कामकाज समझाने लगती है। वह उसे दोबारा उस विशाल खिड़की के पास ले जाती है। इस बार माइकल बाहर देखकर घबराता नहीं, बल्कि मंत्रमुग्ध होकर अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य देखता है, मानो अंतरिक्ष ने पहली बार उसके लिए अपने द्वार खोले हों। रात होते ही सब अपने अपने बिस्तरों में चले जाते हैं। यान में ऐसी अजीब और घनी खामोशी फैली होती है जैसे अंतरिक्ष खुद उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। अगली सुबह कमांडर जोई को स्पेसर सूट पहनकर उस चैम्बर में भेजती है जहां माइकल मिला था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी जांच जोई कर रही थी। कुछ तस्वीरें लेने के बाद मरीना ग्राउंड स्टेशन को सूचित करती है कि इस हिस्से की मरम्मत बेहद जरूरी है, वरना मिशन पूरी तरह असफल हो जाएगा। उनके स्वर में एक छिपा हुआ डर साफ महसूस हो रहा था। उधर डेविड अपनी लैब में था। जब मरीना उससे पूछती है कि उसके पौधे प्रतिदिन कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं, डेविड बताता है कि मुश्किल से 90 लीटर प्रतिदिन। कमांडर गंभीर आवाज में पूछती है, क्या तुम इसे 950 लीटर तक बढ़ा सकते हो? डेविड चौंक जाता है और कहता है कि छोटे पौधों से यह असंभव है, लेकिन काई यानी एल्गी से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है, जो मंगल मिशन के लिए रखी गई थी। डेविड घबराकर पूछता है, आखिर आप ऐसा पूछ क्यों रही हैं? हुआ क्या है? कमांडर की आंखों में चिंता तैरती है जब वह बताती हैं कि वे एक बहुत बड़ी मुसीबत के कगार पर खड़े हैं और संभव है कि कुछ ही दिनों में यान में ऑक्सीजन की भारी कमी होने वाली है। डेविड कहता है कि वह आधी काई प्रयोग में ला सकता है और बाकी आधी मंगल के लिए बचाएगा। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं, लेकिन कमांडर उसे सख्ती से समझाती है कि वह इसके बारे में जोई या माइकल को कुछ न बताए। इधर जोई और माइकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम ठीक करने में लगे थे और डेविड काई से ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। अगले दिन वह बताता है कि काई से अब प्रतिदिन 550 लीटर ऑक्सीजन बन रही है। कमांडर तुरंत कहती हैं कि बाकी बची काई भी उपयोग में ले आओ, इससे 1000 लीटर तक उत्पादन हो जाएगा। लेकिन डेविड बेचैन होकर पूछता है कि फिर मंगल पर वे क्या शोध करेगा अगर सारी काई यहीं खत्म कर दी जाए। ये प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन कमांडर सच्चाई बताती है कि ऑक्सीजन जनरेटर अब ठीक नहीं हो सकता। वह पूरी तरह नष्ट हो चुका है और साथ ही कार्बन फिल्ट्रेशन सिस्टम भी खराब हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब दम घुटकर मारे जाएंगे। इसलिए अब उनके पास काई को पूरी तरह उपयोग में लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो इस अंतहीन अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कमी से उनके जीवित बचने की संभावना लगभग नामुमकिन हो जाएगी। डेविड के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने बची हुई सारी काई को भी ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्रयोग में डाल दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब वह काई की स्थिति देखने अपनी लैब में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आधे बैच की काई खराब हो चुकी थी, यानी अब वे जितनी उम्मीद कर रहे थे उसकी तुलना में केवल 550 लीटर ऑक्सीजन ही प्रतिदिन बना पाएंगे। ये मात्रा मंगल तक जीवित पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। कमांडर मरीना तुरंत ग्राउंड स्टेशन से संपर्क करती है और पूरी स्थिति बताती है, लेकिन वहां से जवाब आता है कि वे इतनी दूरी पर कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं भेज सकते। यान पृथ्वी से इतनी तेजी और इतनी दूर निकल चुका है कि कोई दूसरा अंतरिक्ष यान इसकी गति पकड़ भी नहीं पाएगा। फिलहाल उनके पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन सभी एजेंसियां इस समस्या पर एक साथ काम कर रही हैं। कमांडर ये कड़वी सच्चाई डेविड और जोई को बताती है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जाती हैं। मरीना भारी आवाज में कहती हैं कि माइकल को साथ लेकर वे मंगल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लैंडिंग से 1 हफ्ता पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ जाएगी कि तीनों की सांसें यहीं अंतरिक्ष में थम जाएंगी। जोई तुरंत याद दिलाती है कि यान के ऊपर एक बड़ा टैंक है जिसे लॉन्च से पहले लिक्विड ऑक्सीजन से भरा गया था। शायद उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची हो, पर डेविड बताता है कि वह टैंक यान के ऊपर आधा किलोमीटर दूर बाहरी हिस्से में है। वहां तक पहुंचना बेहद खतरनाक है।
ऊपर से रास्ते में सोलर पैनल और नाजुक तारें लगी हैं। अगर इनमें से किसी को भी जरा सा नुकसान पहुंचा तो पूरा यान बंद हो सकता है। कमांडर गहरी सांस लेकर कहती हैं कि वह यह सब इसलिए बता रही है ताकि आने वाले दिनों के लिए दोनों मानसिक रूप से खुद को तैयार कर सकें। पृथ्वी पर मौजूद हर अंतरिक्ष संस्था इस समस्या का हल खोजने में जुटी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि समाधान कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। मरीना एक और दर्दनाक सच बोलती है कि माइकल की वजह से उन तीनों की जान पर खतरा बढ़ गया है। जितनी ऑक्सीजन माइकल हर दिन ले रहा है, उतनी ही तेजी से उनकी अपनी सांसें कम पड़ने लगी हैं। यह सुनते ही जोई आग बबूला हो जाती है। वह गुस्से में चीखते हुए कहती है, क्या इसका मतलब है कि हम माइकल से कहेंगे कि वह खुद को अंतरिक्ष में फेंक दे ताकि हम बच जाएं? क्या आप ये कहने वाली हैं? तीनों के बीच बहस भड़क उठती है, लेकिन कुछ देर बाद शांत होकर कमांडर कहती हैं कि वे अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। 10 दिन का समय लेकर वे माइकल के लिए कोई समाधान ढूंढेंगे। माइकल को अब भी इस बात की जरा सी आहट नहीं थी कि यान में कितनी बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। वह तीनों के साथ घुल मिल चुका था और उसे लगता था कि वह अब इस टीम का हिस्सा बन गया है। इस दौरान यान पृथ्वी से लाखों किलोमीटर आगे निकल चुका था और नीली धरती अब सिर्फ एक छोटा सा चमकता हुआ गोला लग रही थी। 3 दिन बीत गए और कोई समाधान सामने नहीं आया। डेविड कमांडर से कहता है कि हम अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगर पृथ्वी पर किसी के पास कोई हल होता तो वे अब तक हमें बता चुके होते। हमें किसी भी कीमत पर फैसला लेना ही होगा। हम माइकल को बचाने के लिए हम तीनों की जान दांव पर नहीं लगा सकते। उसकी आवाज में लाचारी भी थी और डर भी, क्योंकि अब समय उनके हाथों से रेत की तरह निकलता जा रहा था। रात गहरा चुकी थी और अंतरिक्ष यान के अंदर एक भारी और डरी हुई खामोशी पसरी थी, जैसे यह शांत अंधेरा तीनों के दिलों पर किसी बोझ की तरह बैठा हो। मरीना, डेविड और जोई अपने अपने कोने में गहरी सोच में डूबे थे कि आखिर इस अनसुलझी मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। डेविड भी अंदर से टूट चुका था। वह कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर अचानक उठकर लॉकर के पास जाता है, कुछ निकालता है और सीधे माइकल के पास पहुंच जाता है। वह अब और इसे छिपा नहीं पाता और माइकल को सब कुछ बता देता है। उसकी आवाज में थकान भी थी और डर भी। वह कहता है, तुम्हारे यहाँ होने से हम सब मंगल पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। पिछले 3 दिन से हर कोई समाधान ढूंढने में लगा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तुम्हारी हर सांस इस मिशन और हमारी तीनों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। मुझे आदेश था कि मैं तुम्हें यह सब न बताऊं, लेकिन अब बात छुपाने का कोई मतलब नहीं बचा। जोई ने सिर्फ तुम्हारी खातिर हम सबको रोककर 10 दिन का समय मांगा है, ताकि शायद कोई उम्मीद निकल आए। माइकल हिल चुकी आवाज में पूछता है, तो क्या इसका कोई रास्ता है? डेविड एक लंबी सांस लेकर कहता है, नहीं, अगर होता तो नासा अब तक बता देता। यह सुनते ही माइकल का चेहरा उतर जाता है। तभी डेविड अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है, उसे माइकल के बगल वाली टेबल पर रख देता है और धीमी आवाज में कहता है, इससे दर्द नहीं होगा, बस तुम गहरी नींद में चले जाओगे। इतना कहकर वह एक टूटे हुए इंसान की तरह सर झुकाकर माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। यह सुनकर माइकल के भीतर सब कुछ बिखर जाता है। वह समझ जाता है कि उसे अपने ही हाथों अपनी जान लेनी होगी ताकि बाकी तीनों बच सके। वह इंजेक्शन उठाता है, उसकी कैप खोलता है और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले वह अपनी छोटी बहन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह भारी आवाज में कहता है, अब तुम्हें मुश्किलों का सामना खुद करना होगा और मैं जानता हूं तुम कर लोगी। उधर डेविड भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी उसे माइकल पर यह सच थोपना पड़ा था। कुछ देर बाद जोई माइकल के पास पहुंचती है और दबे हुए स्वर में कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माइकल टूटे हुए मन से कहता है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और वह जोई को धन्यवाद देता है कि उसने उसके लिए 10 दिन का समय मांगा। जोई की आंखें भर आती है। वह कहती है, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगी। तुम्हें खुद को खत्म करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइकल भी इंजेक्शन उसे लौटा देता है। जो इंजेक्शन लेकर गुस्से से उबलती हुई सीधा डेविड के पास पहुंचती है। वो चीखते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? उसे सब कुछ क्यों बता दिया और मेरी लैब से इंजेक्शन क्यों उठाया? हमने 10 दिन का वक्त लिया था, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की? डेविड थके हुए स्वर में कहता है, हम 10 दिन रुकने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैं बस हम तीनों और इस मिशन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जोए उलटकर कहती है, तुम तो पहले दिन से उसे मार देना चाहते थे, तुमने कोई कोशिश ही नहीं की। यह सुनकर डेविड का संयम टूट जाता है। वह गुस्से और दर्द में भरकर कहता है, मैंने कोशिश नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी की पूरी रिसर्च इस यान के अंदर खत्म कर दी ताकि तुम सब सांस ले सको। अब अगले 2 साल मंगल पर मेरे पास करने को कुछ भी नहीं बचेगा। और तुमने क्या किया? बस इल्जाम लगाया है। यह सुनकर जोई के पास कोई जवाब नहीं बचता और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वह एक मैनुअल उठाती है और माइकल को लेकर यान के ऊपर स्थित ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचने की योजना बनाने लगती है। टैंक आधा किलोमीटर की ऊंचाई पर था और वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था, लेकिन उसके अलावा कोई विकल्प बचा भी नहीं था। वह माइकल को चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगती है, लेकिन उसके लिए यह काम बेहद कठिन साबित हो रहा था। उसने ऐसा कभी जीवन में नहीं किया था।
आखिरकार हार कर जोई कमांडर और डेविड के पास लौटती है और कहती है माइकल ये नहीं कर पाएगा। वो डेविड से मदद मांगती है और चौंक जाती है। जब डेविड बिना किसी बहस के तुरंत हामी भर देता है, तभी कमांडर और डेविड जोई को वह चीज दिखाते हैं जिसे देखकर उसकी आंखों से जैसे चमक ही गायब हो जाती है। बची हुई आधी काई भी सड़ चुकी थी, यानी अब थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन बन रही थी वह भी खत्म हो चुकी थी। कमांडर भारी आवाज में कहती है अब हमारे पास सिर्फ 2 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। कुछ देर सोचने के बाद वह दोनों को बताती हैं कि जब तुम ऊपर पहुंचो तो सबसे पहले गेज कनेक्ट करना। इससे पता चल जाएगा कि टैंक में कितनी ऑक्सीजन बची है। दोनों तुरंत स्पेस सूट पहनते हैं और इस असंभव से दिखने वाले मिशन को पूरा करने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि अब उनका हर कदम या तो उन्हें जीवन देगा या सीधे मौत की ओर धकेल देगा। दोनों आखिरकार यान का हैच खोलकर बाहर निकल आते हैं और सामने फैला हुआ अनंत अंधेरा उनका स्वागत करता है, जहां चारों दिशाओं में बस खामोशी ही खामोशी थी। केवल सूरज की हल्की सी किरणें यान की धातु पर चमक रही थी, जिससे यह सफर और भी अकेला और गहरा महसूस हो रहा था। अंदर कमांडर लगातार उन्हें निर्देश दे रही थी कि जैसे ही वे यान की छत पर पहुंचेंगे उन्हें आर्टिफिशियल गुरुत्वाकर्षण महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे वे ऑक्सीजन टैंक की तरफ ऊपर बढ़ते जाएंगे गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा। इसलिए संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। वह यह चेतावनी भी देती है कि रास्ते में लगे किसी भी केबल को नुकसान न पहुंचे, वरना पूरे यान की पावर सप्लाई अचानक बंद हो सकती है और फिर मिशन भी वहीं खत्म हो जाएगा। दोनों धीरे धीरे आधा किलोमीटर ऊंचे उस लोहे के टावर पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ऊपर पहुंचते ही वे विशाल अंतरिक्ष की अंतहीन चुप्पी में एक दूसरे के सहारे टंगे हुए थे। नीचे दूर पृथ्वी और सूरज सिर्फ छोटे छोटे टिमटिमाते बिंदुओं की तरह दिख रहे थे। ये दृश्य जितना खूबसूरत था उतना ही भयावह भी। दोनों कुछ देर वहीं रुककर सांसें संभालते हैं, जबकि अंदर से कमांडर लगातार लाइव फीड देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रही थी। अब आर्टिफिशियल गुरुत्वाकर्षण लगभग समाप्त हो चुका था, जिससे ऊपर चढ़ना पहले से थोड़ा आसान लगने लगा। कुछ देर बाद दोनों सोलर पैनल वाले खतरनाक हिस्से तक पहुंचते हैं, जो इस मार्ग का सिर्फ आधा हिस्सा था। कमांडर सख्त आवाज में कहती हैं कि इस हिस्से को बेहद सावधानी से पार करना, वरना अगर पैनलों को जरा भी नुकसान हुआ तो यान की बिजली हमेशा के लिए बुझ जाएगी और फिर कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। दोनों धीरे धीरे इस नाजुक हिस्से को पार कर ऑक्सीजन टैंक की ओर बढ़ते जाते हैं और नीचे आते ही वे दोबारा आर्टिफिशियल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर बाद वे टैंक के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब चुनौती यह थी कि उन्हें और नीचे उतरना था और नीचे जाने के लिए पकड़ने के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं था। टावर की आखिरी छोर पर बैठकर जोई अंतरिक्ष की अथाह गहराई में झांकती है। नीचे सिर्फ अंधकार था, मानो इस खाई का कोई अंत ही ना हो। यह यान का अंतिम किनारा था, यानी यहां से गिरना मतलब हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मांड की चुप्पी में खो जाना। जोई का वजन हल्का था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वही रस्सी बांधकर नीचे उतरेगी। वह सावधानी से नीचे उतरने लगती है और जैसे ही वह हैच तक पहुंचती है, उसे खोलते ही वह एकदम नीचे अंतरिक्ष की खामोशी में खो जाता है। यह देखकर जोई कांप जाती है। जोई अंदर प्रवेश करती है और विशाल टैंक खोजती है, फिर तेजी से पाइप जोड़ती है और गेज पर ऑक्सीजन स्तर चेक करती है। और यह देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद थी और बिल्कुल 2 लोगों के लिए काफी थी। यह खुशखबरी सुनकर यान के अंदर माइकल और कमांडर की आंखों में राहत झलक उठती है। कमांडर तुरंत कहती है पहला सिलेंडर भेजो। जोई तुरंत भरकर सिलेंडर ऊपर भेजती है, जिसे डेविड खींच लेता है। दूसरा सिलेंडर नीचे पहुंचते ही जोई उसे भरना शुरू करती है। तभी यान के अंदर भयानक चेतावनी सायरन गूंज उठता है। कमांडर की आवाज कांप उठती है। यह सोलर स्टॉर्म की चेतावनी है। अभी इसी क्षण वहां से लौट आओ, वरना तेज रेडिएशन तुम्हें मार देगा। लेकिन जोई कहती है बस थोड़ी सी ऑक्सीजन और बची है, इतना लेकर लौटूंगी। मगर कमांडर चीख कर कहती हैं यह सोलर स्टॉर्म जानलेवा है, 20 मिनट में तुम्हारे स्थान तक पहुंच जाएगा। अभी लौटो, वरना कभी वापस नहीं आ पाओगी। जोई मजबूरी में दूसरा सिलेंडर वहीं छोड़ पूरी तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। दोनों वापस नीचे उतरने लगते हैं। उधर कमांडर और माइकल यान के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करने लगते हैं, ताकि सोलर स्टॉर्म उनका सिस्टम न जला दे। जोई बताती है कि वे 25% रास्ता तय कर चुके हैं। अब सिर्फ 8 मिनट बचे थे। डेविड की सांसें टूट रही थी। कई घंटों की मेहनत उसके शरीर को चूर कर चुकी थी। थकान से उसका कदम डगमगाने लगा। वो खुद को जोई से अलग करता है और कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे आ रहा हूँ। जोई किसी तरह सोलर पैनल वाले हिस्से को पार करती है और फिर आर्टिफिशियल गुरुत्वाकर्षण सक्रिय हो जाता है। लेकिन इसी क्षण वह घबराहट में अपना क्लाइंबिंग हुक लगाना भूल जाती है और अचानक तेज गति से नीचे यान की ओर गिरने लगती है। वह घबराकर चिल्लाती है और एक जोरदार टक्कर के साथ यान की छत से टकराती है। उसी टक्कर में भरा हुआ एकमात्र ऑक्सीजन सिलेंडर उसके हाथ से छूटकर नीचे अंधेरे ब्रह्मांड में गिरता चला जाता है और देखते ही देखते हमेशा के लिए खो जाता है। उनकी आखिरी उम्मीद भी अनंत अंतरिक्ष की काली खामोशी में हमेशा के लिए खो गई थी। हवा का वह एकमात्र सहारा जो उन्हें जिंदा रख सकता था, अब अंधेरे ब्रह्मांड में लुप्त हो चुका था। यान के अंदर गहरा सन्नाटा पसर गया। डेविड कांपती आवाज में कहता है कि एक ऑक्सीजन टैंक अभी भी ऊपर मौजूद है और उसमें से धीरे धीरे ऑक्सीजन लीक हो रही है।
अगर मैं किसी तरह उसे ले आऊं तो शायद हम बच सकते हैं। मगर समस्या यह थी कि बाहर अभी भी घातक सोलर स्टॉर्म चल रहा था। उस तूफान की रेडिएशन किसी भी इंसान को कुछ ही सेकंडों में मार सकती थी और यह तूफान कई घंटों तक जारी रहने वाला था। लगभग सभी उम्मीदें टूट चुकी थी। तभी माइकल आगे बढ़कर कहता है कि मैं जा सकता हूं, पर कमांडर तुरंत इनकार कर देती है और कहती है तुम बाहर कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो स्पेस वॉक की बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं मिली। तुम्हारा बाहर जाना सिर्फ एक और मौत बढ़ा देगा। यह सुनकर जोई की आंखों में दर्द भर आता है। वह डेविड की ओर मुड़कर कहती है तुम्हारी फैमिली है, तुम नहीं जाओगे, ये काम मैं करूंगी। मिशन को बचाने का यह अंतिम रास्ता था और किसी को यह कदम उठाना ही था। आखिरकार जोई की आंखों में एक दृढ़ निर्णय उतर आता है और वह वापस ऊपर जाने की तैयारी कर लेती है। कमांडर यह देखकर टूट जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे कांपते आवाज में कहती हैं मुझे माफ कर दो, अगर मेरा हाथ टूटा ना होता तो मैं खुद जाती। जोई अपना हेलमेट पहनती है और चुपचाप यान का हैच खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर रेडिएशन इतनी तेज थी कि वह जोई के स्पेस सूट को चीरते हुए उसे अंदर से खा रही थी। लेकिन जोई बिना रुके, बिना डरे उस ऊंचे टावर पर दोबारा चढ़ना शुरू करती है। वह उसी रास्ते पर लौटती है जहां अब भी कुछ देर पहले मौत बेहद नजदीक से गुजर कर गई थी। वह दूसरे ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचती है, उसे अपने सूट से कसकर बांधती है और धीरे धीरे नीचे लौटने लगती है। हर सेकंड उसका शरीर जानलेवा सोलर कणों से भस्म होता जा रहा था। जैसे ही वह यान के पास पहुंचती है, उस पर गहरे जलन के निशान उभर आते हैं, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना टैंक को अंदर धकेलती है, हैच को मजबूती से बंद कर देती है और खुद उस बंद होते दरवाजे के बाहर अनंत अंधेरे में अकेली रह जाती है। अब वह पूरी तरह अंतरिक्ष के बेरहम तूफान के सामने थी। वह धीरे से चुपचाप वहीं बैठ जाती है। उसकी सांसें भारी हो चली थी। वह आखिरी बार अपने सामने मंगल ग्रह को देखती है जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जो ये जानती थी कि वह कभी वापस नहीं लौटेगी, लेकिन उसने अपनी कुर्बानी देकर तीनों की जान बचा ली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा ना हो। और इसी भावुक और दर्द भरे पल के साथ उसकी कहानी उसी अनंत खामोशी में विलीन हो जाती है जहां उसका शरीर धीरे धीरे सोलर स्टॉर्म में खो जाता है और यहीं यह मिशन खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।